गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, भजन ले लो साक्षी। बीना जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ। लाभ कमाने वाला जग में कोई कोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। लाभ कमाने वाला जग में कोई कोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। मक्खन पाने की आशा में नीर बिलोया जोर से, मक्खन पाने की आशा में नीर बिलोया जोर से, किसे खोजना कहाँ खोजना चिंतन किया न गौर से, किसे खोजना कहाँ खोजना चिंतन किया न गौर से। मिले सड़क पर सुई कैसे घर में खोई है, मिले सड़क पर सुई कैसे घर में खोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। बाह्य वस्तुओं के लालच में मूल चीज को भूल गए, मन के अनुकूल हालत पा गुब्बारे ज्यों फूल गए। बाह्य वस्तुओं के लालच में मूल चीज को भूल गए, मन के अनुकूल हालत पा गुब्बारे ज्यों फूल गए। धान्य मिले कैसे ऊसर में खेती बोई है, धान्य मिले कैसे ऊसर में खेती बोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। कैसे हो कल्याण कुंभकर्णी निद्रा टूटी नहीं, कैसे हो कल्याण कुंभकर्णी निद्रा टूटी नहीं, विषय वासनाओं से मन की अभिलाषा छूटी नहीं, विषय वासनाओं से मन की अभिलाषा टूटी नहीं। दिव्य शक्तियाँ सारी अंतर घट में सोई है, दिव्य शक्तियाँ सारी अंतर घट में सोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। जैसा पानी कुएं में वैसा ही बाहर आएगा, जैसा पानी कुएं में वैसा ही बाहर आएगा। 100 स्वांग रचा लो कंकर रत्न नहीं कहलाएगा, 100 स्वांग रचा लो कंकर रत्न नहीं कहलाएगा। मैली चादर अंतर मन की इसे न धोई है, मैली चादर अंतर मन की इसे न धोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। लाभ कमाने वाला जग में कोई कोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है,
ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। सभी बच्चों को राम राम। आज सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज अपने ग्रुप में वेरी स्पेशल गेस्ट बीना जी तोष्णीवाल फ्रॉम सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। बीना जी, गीता संस्कार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चों, आज की क्लास में बीना जी अपने अनुभव व नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगी। हमें बड़े ध्यान से आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन अटेंड करना है। वह अपने जीवन में उसे अपनाने की पूरी कोशिश करनी है। इसके पहले इस महत्वपूर्ण क्लास के शुरू होने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं भी देनी है। तो थोड़ी सी देर के लिए हम वो सूचनाएं दे देते हैं, उसके बाद क्लास शुरू होगी। सबसे पहले एक बार दे चुके हैं, फिर से एक बार, काफी नए मेंबर्स आज जुड़े होंगे। गीता बाल संस्कार की तरफ से sadhaksanjeevani.in नाम से वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसमें श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का संक्षिप्त परिचय व अन्य जानकारी है। ये वेबसाइट बहुत छोटी है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। सभी बच्चों को इसे जरूर देखनी चाहिए और बड़ों को भी जरूर देखनी चाहिए। इस ग्रुप में उस वेबसाइट का लिंक भेज दिया जाएगा, तो आप सभी जरूर देखें। सेकंड, अपनी आज की क्लास के बाद ही कंटिन्यूटी में 4:15 पर एकादशी, आज एकादशी है, उसके उपलक्ष्य में गीता क्लास के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सुमधुर स्वर के साथ गीता जी के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया है जूम पर ही। आप सभी को उसमें सम्मिलित होना चाहिए और देखें कि छोटे छोटे बच्चे कितने एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बहुत ही सुंदर गीता जी का पाठ करते हैं। थर्ड न्यूज, मंडे टू फ्राइडे जूम मीट पर इसी आईडी पर दोपहर 3 से 4 बजे तक साधक संजीवनी के एक एक श्लोक की व्याख्या होती है, यानी प्रैक्टिकल चर्चा होती है, जो बड़ों के लिए छोटों के लिए सबके काम की है, लेकिन ज्यादातर उसमें बड़े ही जुड़ते हैं और उसमें जीवन को सरस बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक प्रैक्टिकल डिस्कशन होता है। तो उस चर्चा में सभी को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। हमारी जो रूटीन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है हम लोगों को, उस पे ही हम सब बहनें और भाई सब आपस में उस पे चर्चा करते हैं। तो उसमें जरूर जरूर आप, अगर आपको लगे तो 1-2 दिन आके देखें, अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने आप ही कंटिन्यू हो जाएंगे। तो 2-3 दिन उसमें जरूर एक बार का हिम्मत करके आना ही चाहिए। बहुत अच्छा होता है उसमें और बहुत लेडीज की उसमें मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। तो ये तो आज की सूचनाएं थी। अब हम इनवाइट करते हैं बीना जी तोष्णीवाल। आपका फिर से एक बार गीता बाल संस्कार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा। थैंक यू, शुरू करें धन्यवाद। आप अभी। राम राम। जय श्री कृष्णा। जूम मीटिंग के द्वारा यहाँ पे जो लोग भी जुड़े हैं उन सभी बड़ों को मैं अभिवादन प्रणाम करती हूँ तथा सभी छोटों को हेलो बच्चों, कैसे हो। एक्चुअली ये वर्चुअल लाइफ से हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। हमारी पीढ़ी एक्चुअली हम लोग आपस में बैठकर बातें करना उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, बट आज समय की मांग है ये, तो वैसे ही सही, पर आज हम जुड़े तो हैं। वर्चुअल लाइफ यानी ये ऑनलाइन लाइफ सचमुच मुझे नहीं पसंद है और मुझे लगता है आपको भी नहीं पसंद होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि स्कूल में जाना, वो मस्ती, वो टीचर्स के साथ बातचीत, ये जो बातें होती है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है हमको स्कूल लाइफ के लिए।
और अभी देखिए आप, ये चीज भी अगर हम आमने सामने होते तो आप लोगों के जो चेहरे के गेस्चर्स है, हाव भाव, उससे मुझे पता चलता था कि हाँ ये बच्चे मेरे में इंटरेस्ट रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अब वर्चुअल लाइफ में तो अब जूम पे सिर्फ मुझे ही बोलना है और आपको ही सुनना है। पर मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स करें, ताकि मजा आए, मुझे भी लगे कि हाँ तुम लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि आजकल तुम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो कि मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं तो बच्चों से हम बड़े ज्यादा सीखते हैं, ना कि आप लोग हम लोगों से सीखते हैं। चंदा, सबसे पहले तो आवाज क्लियर है? हेलो? हाँ, क्लियर है दीदी। क्लियर है ना? थैंक यू। चंदा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि उसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आज सब तुम लोगों से बातचीत कर सकूं, कुछ अपनी चीजें, अपने विचार आप तक रख सकूं। और अंत में आप लोग भी मुझसे कुछ सवाल जवाब जरूर करिएगा। तो ये जो व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी, स्नैप का जो जमाना है ना, सचमुच बताना बच्चों कि कितने फॉलोवर्स है तुम लोगों के, कितने फ्रेंड्स है। ढेरों ढेरों फ्रेंड्स होंगे। आपने एक पिक पोस्ट की नहीं कि हजारों उसमें लाइक्स मिल जाते हैं। कई लाइक्स तो ऐसे भी होते हैं कि इसने मुझे लास्ट टाइम दिया था लाइक ना, तो मैं भी दे देती हूँ, जाने दो। हाँ, भले ही वैसे भी हो, लेकिन मिलते हैं ना। लेकिन सचमुच बताना कि जब तुम्हें जरूरत होगी, बिल्कुल रियल लाइफ में किसी की जरूरत होगी, और ये जो तुम्हारे ढेरों फ्रेंड्स है ना, उसमें किसी एक को कॉल करना। एक नहीं, मैं तो बोलूं तुम 10 लोगों को कॉल करना, और मुझे ये बताना कि उसमें से कौन सा ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे पास सचमुच हेल्प करने आएगा। मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि उंगलियों पर गिनने वाले बच्चे, फ्रेंड भी आप लोगों की हेल्प करने नहीं आएंगे। क्योंकि वर्चुअल लाइफ नहीं, आप एक्चुअल लाइफ में जिए, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया, ये जीवन कितना खूबसूरत है। क्या हो गया कि आजकल ये वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न कल्चर से हम इतना फैसिनेट हो रहे हैं, तभी तो हम सब कुछ, मतलब खाना पीना कपड़ा, सब कुछ वेस्टर्न अपनाना चाहते हैं। इनफैक्ट अपनाते भी हैं, है ना? और ये अंधविश्वास कुछ इस तरीके से बढ़ा है ना, कि जैसे कोई हमारी चीज है, कि वो कहते हैं ना कि कभी कोई पैकेट में भेजे तुमको चीज पुरानी, कोई हमारी चीज है, इंडियन चीज है, इंडियन योग है। पर जब वेस्टर्न लोग उसको योगा के नाम से, पावर योगा, एक्वा योगा, इस तरीके से नाम देकर जब आपको परोसते हैं ना, तो आप ऐसे दीवाने हो जाते हैं, अरे वाह, देखा, एक्वा योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सो यूजफुल। अरे भाई, वैसा कुछ नहीं है। योग जो भारत की देन है, जो भारत के ऋषि मुनियों की देन है, बच्चों, योग हमारा है। सिर्फ उन लोगों ने ब्रांडिंग करके, उन लोगों ने अपना नाम देकर उसको बेचना शुरू कर दिया, तो आपने खरीदना शुरू कर दिया। योग से योगा हो गया तो आप लोगों को पसंद आने लग गया। जबकि ये चीज है हमारी। तो यही होता है कल्चर, संस्कृति, सभ्यता के बारे में। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। शायद इसीलिए मोदी जी ने योगा को अपना ब्रांडिंग कर लिया है, इंडियन का ब्रांड लगा दिया है। क्योंकि हमारी पीढ़ी में से ऐसा कोई नहीं है जो अपनी संस्कृति को अपने नाम से बेचे। आजकल सबको क्या लगता है, जहाँ इंग्लिश ब्रांडिंग होगा या फिर कोई वेस्टर्न नाम होगा तो वो चीज चलेगी। वैसा नहीं है बच्चों। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दादा दादी या मम्मी पापा जो भी कोई स्टोरीज बोलते होंगे ना, तो आपको बताते होंगे कि भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पे गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। या फिर बोलो कि हनुमान जी कितना कोस समुद्र लांग गए थे, और हाथ पे इतने भले पर्वत को उठाकर संजीवनी बूटी के लिए लेने गए थे ना, तब की बात है ये। तो वो उठाकर लेकर आ गए थे। तो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है, यार कुछ भी यार, मतलब कुछ जो पटे वो बोला करो यार, जो सचमुच लगे कि ऐसा हो सकता है। तो भाई, हमारी बातें तुम्हें एक बेवकूफी लगती है, पर जब तुम लोगों को है ना, हम लोग बोलते हैं ना, वो हाथों से है ना डोरियां निकालने वाला, दीवारों पर चढ़ने वाला स्पाइडरमैन अपना लगता है, पर हमारे हनुमान जी हम तुमको अपने नहीं लगते।
वो हल्क और कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स के जो सारे पात्र है, वो तुम्हें अपने लगते हैं, लेकिन हमारे गणेशा नहीं अच्छे लगते। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का आप लोगों के ऊपर इतना प्रभाव हो गया है कि आप लोग कुछ आगे सोचते नहीं है उसके। अच्छा, अब खान-पान का ले लीजिए चले, हाँ? वो सबसे बड़ी बात तो जैसा खाए वह अन्न और वैसा होगा मन। तो उसमें आप बताइए कि जब किसी होटल में जाते हैं, कौन खिचड़ी मँगवाता है भई? कोई नहीं, है ना? पहला क्या तुम्हारा पहला ऑर्डर क्या रहता है? पिज़्ज़ा, बर्गर्स, नूडल्स यही। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें तुम लोगों को स्टैंडर्ड बना रही है। बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें बहुत सी बीमारियों को न्योता दे रही है। आज और 10 महीने से आप ये भुगत रहे हैं ना, कोरोना, क्यों हुआ? गलत खान-पान की वजह से। खाया गले भले ही कहीं पे भी हो, लेकिन आज हम सब लोग, पूरी दुनिया आज उसके परिणाम भुगत रही है। क्यों? क्योंकि खाना जो गलत है, वो गलत ही है। अगर आप गंदा खाएँगे, तो आपकी सोच भी गंदी ही होगी। गंदी से ज़्यादा मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, जो अभी हाल ही में 15 दिन पहले हुआ है। महाराष्ट्र में लातूर नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है। 15 दिन पहले रात को 7 साढ़े 7 बजे से एक व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल होना चालू हो जाता है कि 10 साल का लड़का ध्रुव सोमानी, आप भले ही इसको फिर से जांच लीजिए कि ये बात सही है क्या। मैं सिर्फ 15 दिन पहले की बात बता रही हूँ आपको ये कि लातूर का ध्रुव सोमानी जो 10 साल का बच्चा है, वो खो गया है और उसके माता-पिता, दादी-दादा सभी लोगों ने ये वायरल किया मैसेज उसकी फोटो के साथ कि ये बंदा गुम हो गया है लातूर से और बस स्टैंड के पास में उसकी साइकिल गिरी पड़ी मिली। तो जहाँ कोई भी ये बंदा दिखे, आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बिल्कुल मतलब रात भर में ये इतना वायरल हुआ होगा कि भई बच्चा है, छोटा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ, इसलिए हर किसी के पास जिसके पास आया, उसने ये फॉलो कर दिया आगे, आगे फॉरवर्ड कर दिया। सेकंड डे फिर से सुबह एक 9-10 बजे दरमियान एक मैसेज वापस आता है कि बच्चा मिल गया है और आराम से अपने घर पर है, अपने माँ-बाप के साथ में है। अब थोड़ी-सी उत्सुकता होती है कि नहीं होती है, कि भई ये बच्चा रात को गायब हुआ, सुबह मिल गया, क्या बात हुई? फिर खोजबीन चालू होती है। पता चलता है उस लड़के के मम्मी-पापा के पास उसने ज़िद की कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो माँ-बाप दोनों ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा और वो अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए, कहीं चले गए होंगे। ये बच्चे ने पीछे घर से 20,000 रुपए लिए और वो सीधा जाता है मोबाइल शॉप पे और मोबाइल की माँग करता है। लेकिन चूँकि गाँव छोटा है या फिर कुछ भी हो, कोई अच्छे लोग भी रहते हैं, तो उसने बोला जो मोबाइल शॉपकीपर का जो ओनर था, वो बोला कि मैं तुझे नहीं दूँगा, अपने साथ अपने मम्मी-पापा को या बड़े को लेकर आओ, फिर ही तुम्हें ये मोबाइल मिलेगा। वो बंदा डर गया कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, कि मैं घर से पैसे लेकर आया हूँ विदाउट पूछे। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और गुस्से में कि यार ना माँ-बाप मेरे सुन रहे हैं, ना ये मोबाइल वाले को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो मुझसे इतने सवाल करे। उसने सीधी वो साइकिल लेके गई बस स्टैंड पे और आनन-फानन में जो सामने दिखी बस, उस पे चढ़ गया। साइकिल वहीं छोड़ दी। वो थी बस पूना की। पास में भी कोई अच्छा आदमी मिल गया। उसने सारी बात करी कि भई बच्चा अकेला है, ना कोई बैग हाथ में है, ना कोई मतलब उसे छोड़ने आया नहीं। बातचीत करते-करते वो प्यार से बात करने लगा तो इस बच्चे ने सब चालू कर दिया बताना कि भई ऐसे-ऐसे मेरे घर पे कोई मेरा ध्यान नहीं देता है और मैं एक चीज़ माँगा तो मेरे को कोई देने को तैयार नहीं है। अब तो मैं घर से निकल गया हूँ। वो आदमी सेंसिबल लगा। वो जैसे ही पूना उतरता है उस बच्चे को लेकर सीधा बस स्टैंड के पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। तब तक वो वाला मैसेज पुलिस स्टेशन तक भी आ चुका था। उन्होंने तुरंत अपने पिता को उसके पिता को कॉल किया, उसको बुलाया और वो घर पहुंच गया। ये हैप्पी एंडिंग है, लेकिन आप सोचिए इसके पीछे कारण क्या था कि उसको मना कर दिया गया। क्यों ये ऐसी सोच हो गई 10 साल के बच्चे की कि मुझे घर से निकल जाना चाहिए, मुझे घर से पैसे चुरा लेने चाहिए। इतना गुस्सा आना कि वो वहां से निकल जाना।
आगे पीछे किसी की चिंता ना करते हुए। क्या लगता है ये सही है? ये क्यों होता है? क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि वेस्टर्न खाना पीना, लेकिन सब कुछ ही गलत चल रहा है भाई। आप आज डाइट प्रोग्राम लेते हैं ना, बहुत से लोगों को आजकल ये नखरे हैं कि हमें डाइट करना है। कीटो डाइट लेते हैं, ये डाइट लेते हैं, वो डाइट लेते हैं। क्या होता है? बीमारियां बढ़ाते हैं। वो बच्चे से और इसका रिलेशन सिर्फ ये नहीं है, पर ये है कि खाना जब गलत होता है, तो ही आप बीमारियां होगी, तो ही मोटापा बढ़ेगा, तो ही ये सब तो बाहरी काम हुआ। आपका अंतर्मन, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके विचार भी गलत होंगे। और ये बात आपको पता है। और मैं इसका छोटा सा एक और उदाहरण देती हूँ, आप खुद कीजिएगा। एक 5-7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मैं आप हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बच्चे से, कि आपकी सोच का, आपके खान-पान का, आपकी सोच का बाहरी वस्तुओं पर कितना प्रभाव होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक 2 जार लीजिएगा, जिसमें पके हुए चावल होते हैं ना, दोनों जार में सेम पके हुए चावल सेम क्वांटिटी में रख दीजिएगा। एक जार पे लगा दीजिए लव, एक जार पे लगा दीजिए हेट, ऐसा स्टिकर लगा दीजिए। और दोनों जार को अपने घर के अलग-अलग कमरों में रखिए। ठीक है? दोनों भी जगह सनलाइट मत आने दीजिए। दोनों जगह सेम चावल होंगे, दोनों जगह सेम जार होगा। अगर चेंज है तो सिर्फ क्या, कि लव और हेट। दिन में 2 बार आपको लव वाला जो होगा ना जार, उसके पास जाइए। बट एक और बात बोलती हूँ कि जब भी लव वाले जार के पास आप जाते हैं ना, तब अच्छा मन, अच्छा खान-पान करके जाइए। और फिर उसको बड़े प्यार से उस जार को देखिए और बोलिए कि तू मुझे बड़ा अच्छा लगता है जार, तू कितना अच्छा है, मुझे तू बहुत पसंद है। बस ऐसे प्यार वाली बातें कीजिए। और फिर वो हेट वाले रूम में जाइए, हेट वाले जार के पास जाइए और उसको भला-बुरा कोसिए, जो जी में आए वो कोसिए। ठीक है ना? अब 7वें दिन उसका चमत्कार देखना कि लव वाले जार में जो आपने चावल रखे थे ना, वो ज्यों के त्यों आपको दिखेंगे, थोड़ी बहुत फंगस के साथ। लेकिन जो हेट वाला चावल होगा ना, वो पूरी तरीके से खराब हो गया होगा, उसमें से बदबू आ रही होगी। तो देखा, तुम्हारे विचार, तुम्हारा खान-पान कितना असर करता है। अरे जब निर्जीवों पे असर करता है, तो तुम तो जीते जागते लोग हो, तुम पर कितना असर करता होगा। हम नेचर के साथ रहने वाले, हम प्रकृति माँ के साथ रहने वाले लोग हैं। ये गंदा खाना, गंदे खाने से मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खाइए मत, बिल्कुल खाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कितना? हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, रोज अगर आप करोगे तो खाने ये सारा खाना रोगों को न्योता ही देगा। एक आप ये मुझे बताइए, अ, कई बच्चे, जब माँ-बाप, सॉरी बच्चे नहीं, कई माँ-बाप अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करते हैं, तो क्या देखते हैं? क्या शिक्षण, कौन-कौन शिक्षक वहाँ सिखा रहा है वो देखते हैं, एल्यूमनी देखते हैं, उसका पोर्शन देखते हैं, या कैसे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ये देखते हैं, या फिर उस स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल की ड्रेस क्या होगी, स्कूल कितना पॉश है, वहाँ पे हरियाली कितनी है। भई पढ़ने से और इनमें क्या मतलब है? अरे यूनिफ़ॉर्म पे तो बड़ी चर्चाएँ होती है। स्कूल यूनिफ़ॉर्म आप अपने मम्मी-पापा से कभी पूछिए कि वो जब स्कूल में जाते थे तब क्या पहन के जाते थे? कई लोग धोती, या फिर औरतें साड़ी पहनती थी उस वक़्त। फिर धीरे-धीरे वक़्त बदला, चूड़ीदार पे आ गए। फिर हम स्कर्ट्स पहनने लगे, बड़े लंबे स्कर्ट्स और शर्ट। और अब तो आजकल तो क्या है, पैंट, शर्ट, ब्लेज़र, टाई, शूज़, मतलब पैक करके रख देते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न लोग पहनते हैं और उनका पहनावा देखो कितना मस्त लगता है, जेंटलमैन से दिखते हैं वो लोग। अरे भई वो दिखने से क्या मतलब है? पढ़ाई क्या होनी चाहिए? क्या पढ़ाया जा रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है, या तुम क्या ड्रेसिंग के साथ जा रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो बिल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है। पर वेस्टर्न लोगों ने पहना है ना, अपना तो कोई उसमें यही नहीं है। उन्होंने पहना है तो वो अच्छा ही पहना है।
पर कभी आप सोचते हैं कि वो ये ड्रेसिंग क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां -डिग्री टेम्परेचर होता है। कई बार वहां पे सूरज भगवान का दिखना ही अपने आप में अजूबा होता है। जिस दिन सूरज भगवान दिख जाते हैं, वो लोग दिवाली मनाने लगते हैं। घर के बाहर निकलकर सूरज भगवान का जो धूप है उसको सेकते हैं, क्योंकि उन लोगों की किस्मत में वो नहीं है। भारत इकलौता देश है जहाँ पे 6 ऋतु मनाए जाते हैं, 3 मेन और 3 उसके सब। लेकिन सबके सब ऋतु हमारे पास है, उनके पास सिर्फ ठंड ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने उनके हिसाब से ये ड्रेसिंग रखा है। पर हमने सिर्फ उनको अपनाना, वो जो कर रहे हैं वो करना चाहा। ये जरूरी नहीं देखते हुए कि उसकी जरूरत हमें है या नहीं है। अरे ये तो छोड़िए कि ये ड्रेसिंग हो गई, हमने तो शिक्षण प्रणाली भी उनकी ले ली। जो ब्रिटिश लोग यहाँ से गए और जो वो छोड़ के गए, जो वो दिखा के गए, जो वो पढ़ाना बता के गए, हम आज तक उसको अपना रहे। हम इतने दरिद्री हो गए। अरे आज अपने जैसी संस्कृति, अपने जैसे ग्रंथ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारी शिक्षण प्रणाली होती थी गुरुकुल में, जहाँ पे गुरु के घर जाकर एक बच्चा हर वो काम करता था। अरे उसे लकड़ी कट करने का काम बोल दो, वो कर देगा। पानी भरने का काम बोल दो, वो कर देगा। अरे वो गुरु का पाँव भी दबा देगा। कोई चित्रकारी का कर लेगा तो कोई अध्ययन भी करेगा उसके साथ साथ। ये होता था गुरुकुल। और आज हम सिर्फ रटे रटाए हुए क्वेश्चन, कई बार बच्चे पूछते हैं और हम सवाल करते हैं, वो जो थीटा गामा जो हम पढ़े, उसका हमारे रियल लाइफ में क्या क्या अनुभव हम कर रहे हैं उन चीजों का? कुछ भी तो नहीं। पर चूंकि वो ब्रिटिश छोड़ के गए, चूंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज वही पढ़ रही हैं, तो हमें भी वही पढ़ना चाहिए। हमारी समृद्ध शिक्षण प्रणाली को छोड़कर ये सब हमको करना है। चलिए शिक्षण हो गया, मतलब मैं आपको हर एक एस्पेक्ट्स की बात कर रही हूँ कि खाना पीना हो गया, पहरावा हो गया। फिर अब अच्छा, ब्रिटिश लोग ये भी बोलकर गए जब यहाँ से गए, तो थैंक यू और सॉरी, ये 2 शब्द इतने सुंदर देकर गए, एक्चुअली बड़े प्यारे शब्द है कि किसी को भी हम तुरंत थैंक यू या सॉरी बोल सकते हैं, पर कब, कैसे, ये भी उतना ही जरूरी होता है ना। कोई वेटर जैसे खाना पूर्ति हो गई है थैंक यू एंड सॉरी तो, कि कोई वेटर आता है, खाना रख देता है अपने मेज पे, और फिर वो वेटर कहीं और देख रहा है, थैंक यू बोलने वाला कोई और देख रहा है और वो बोलता है थैंक यू। अरे तुम देख रहे हो खाने के पास, वो वेटर का चेहरा है कहीं और आपने कर दिया थैंक यू। किसको? किसे ही समझ में नहीं आया भाई। थैंक यू ही बोलना है ना, आंखों में आंखें डाल के अपने मन की फीलिंग्स को अगले वाले के दिल में पहुंचाइए। आंखों में आंखें डाल के थैंक यू कीजिए। और सचमुच किसी बात से दुखी हो, किसी अपनी करतूत पे तुमको गलत लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो उस बंदे को सॉरी भी इसी तरीके से बोलिए। तो उस थैंक यू और सॉरी का मतलब है। वरना हम प्रणाम कैसे करते थे बताइए? हाँ, चलिए ये उनका थैंक यू सॉरी हो गया। हमने उसका बोल छोड़ के, तो वो बहुत अच्छा गए थे भाई, थैंक यू सॉरी, हमने उसका यूज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं हम, है ना। पर हम प्रणाम कैसे करते थे? चलो, अपना पाश्चात्य भारतीय संस्कृति में प्रणाम कैसे किया जाता था? हर घर में बड़े लोगों को अगर आप देखोगे ना, तो दोनों हाथ हम अगले वाले के चरणों में झुकाते हैं, टच करते हैं। और जब दोनों हाथ किसी के पाँव पे टच होते हैं ना, तो आपका सिर बरबस नीचे की तरफ आता है, राइट। और जैसे ही नीचे आया, हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर गया, ब्रेन की ओर गया, और ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। देखिए कितने लोग समझदार, कितने परिपक्व थे कि एक छोटी छोटी बात पे वो इतना सब कुछ हमको देके जाते थे कि प्रणाम करने से भी तुम्हारे कितने फायदे हैं, है ना। तो सोचिए हमारी संस्कृति में, उधर की संस्कृति में कितना फर्क है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, बिल्कुल नहीं, कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ वो लोग बहुत सभ्य है। आप है ना, एक सिचुएशन बताती हूँ जहाँ पे अगर आप आमने सामने होते ना, तो आप ही जवाब देते थे, क्योंकि आप लोगों को भी ये बात पता है। आप अब्रॉड कहीं गए हो तो कभी देखना कि एक ट्रेन में जहाँ पे फुल कैपेसिटी से ट्रेन भरी पड़ी है,
एकदम प्रॉपर है। और उस ट्रेन में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई बच्चा या फिर कोई बूढ़ा, इन तीनों में से कोई भी अगर ट्रेन पे चढ़ता है तो हर कोई अपनी सीट उसे दे देते हैं, और वो भी रिस्पेक्टफुली। सच बोल रहे हैं, रिस्पेक्टफुली वो अपनी सीट उनको देते हैं कि आप बैठिए। और हम एक इंडियन, अगर 3 सीट की बर्थ होती है, कोई दो ही व्यक्ति बैठा है, नया स्टेशन आता है, कुछ लोग चढ़ते हैं, तो बंदा क्या करेगा, 2 आदमी जो बैठे हुए और पांव फैला के चौड़े हो के बैठेंगे। ए यार, अपने पैसे दिए, क्या तो किसी को बिठाना, आराम से बैठो, आराम से बैठो। ये क्या हुआ? दरिद्रता, सोच की दरिद्रता। है कि नहीं वो लोग सभ्य, कि अपनी सीट वो उनको दे देते हैं, और हम हैं कि जहां पे 2 लोग और बैठ पाएंगे तो हम उनको बिठाना नहीं चाहेंगे। ये सही है? अगर आप अनुकरण करना ही चाहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज का, तो सब कीजिए, फिर सिर्फ अपने हिसाब से मत लीजिए, उनकी इन बातों का भी ध्यान रखिए। अच्छा, मैं आपको और एक बताती हूँ कि साफ सुथरा, जहां जब कभी भी आप जाते हो ना अब्रॉड वगैरह, आते से ही हर बंदे का एक ही सवाल होता है या एक ही बात होती है, और ये क्या सफाई होती है उधर। भाई, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें किसने रोका है? अरे, किसी इतने पुराने लोकतंत्र वाले देश में अगर साफ सुथरा रखने के लिए भी अभियान चलाया जाए, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है, बताइए आप। हम अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन कूड़ा किसी पास वाले के घर में। ये क्यों? आप कभी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी जाइए और साथ साथ ताजमहल भी जाइए, दोनों भी अजूबे हैं, बराबर। और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाने के बाद आपको लगेगा कि ये लोग कितनी सफाई मेंटेन करते हैं, कितना साइलेंस मेंटेन करते हैं वहां पे। आप जाओगे तो आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। और वही आप जाइए ताजमहल के पास, वो भी अजूबा है, लेकिन वहां गंदगी मत कीजिए, इसके पोस्टर लगे हुए होंगे। वहां पे पुलिस खड़े होंगे जो आपको आवाज धीमी करने के लिए बताते रहेंगे, कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंकने के लिए बताते रहेंगे। और तो और, कोई योगी, मतलब जो प्रेमिक कपल रहता ना, वो ताजमहल पे जाके भी वो हार्ट निकाल के एक दूसरे के नाम लिखने से कम नहीं करते। भाई, आपन ने बनाया है क्या ताजमहल? ये धरोहर है हमारी, ये अपनी संस्कृति की वो इंडिया की धरोहर है, तो उसे गंदा करने का हक आपका नहीं बनता है। जब आप साफ नहीं कर सकते हो तो आप गंदा भी मत कीजिए, उनकी सफाई लीजिए। वहां पे आपको यकीन नहीं करोगे, छोटी सी छोटी चीज या फिर बड़ा सा बड़ा आविष्कार हो जो उन लोगों ने किया है ना, वो उसको एक उपलब्धि की तरह मानकर उसका इतना ध्यान रखते कि हद नहीं। बहुत अच्छी चीज है उनके साथ ये, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हम संस्कृति के नाम पर, धरोहर के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर लबालब भरे हुए हैं, पर कभी तो हमने अपना गौरव किया है, इस बात का प्राउड फील किया है? नहीं ना। तो फिर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम में कोई कमी है, कोई न्यून गंड है। सिर्फ स्किन का रंग काला या गोरा होने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बन सकता है। आप मुझे बताइए, एकादशी व्रत हम कब से करते आ रहे हैं? मतलब आप लोगों ने आपके बाप दादा से सुना होगा, उन्होंने उनके बाप दादा से, उन्होंने उनके बाप दादा से। कब से? क्यों? कि एकादशी व्रत में क्या कहा जाता है कि एक दिन आप सिर्फ पानी और फ्रूट पे रहिए, अपने डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट दीजिए, ताकि वो सेकेंड डे और जोश से और अच्छे से काम कर सके। जैसे होता है ना कि हम छुट्टियां चाहते हैं कि साल भर पापा छुट्टी, गर्मी की छुट्टी आई है, कहीं चलो। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट चाहते हैं, हम एकदम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो ऐसी जगह जाते हैं घूमने जहाँ पे शांति हो। तो पेट तो दिन भर 24 घंटा 24/7 काम करता है, उसको नहीं लगता होगा कि उसको रेस्ट दो? 15 दिन में एक बार रेस्ट देना है सिर्फ आपको, और उससे सारी बीमारियां भाग जाएगी, आप फ्रेश हो जाओगे। ये भी तब बोला गया है। लेकिन वही बात अगर कोई जापानीज साइंटिस्ट होता है ना, योशिनोरी ओसुनी ओसुमी, ऐसा
वो अगर बोल देता है ना कि 15 दिन में आप 1 दिन से फ्रूट डाइट या पानी पे रहिए, तो उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो हम अवेयर नहीं है अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से, अपनी उपलब्धियों से, इसलिए और ये लोग लेके जा रहे हैं। अपना बोला हुआ इन लोगों के पास चला गया है। चलिए, मैं आपको बता दूं क्या कि भारत सदियों से अपनी संस्कृति और विरासत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम पत्थरों में भी बसे भगवान को पूजते हैं। हम हर कंकर में शंकर को मानते हैं, हर नदी को देवी मानते हैं, हर पर्वत की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम माँ प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। माना कि पुराने परिवेश में, नए परिवेश में ये चेंजेस आए होंगे कि पुराने लोग उसको मतलब अंधा अंधा प्रेम था उनका अपनी संस्कृति की तरफ। तो वो आज त्योहार है, आज ये खाना बनना चाहिए, हमें आज ऐसे रहना चाहिए, इस हिसाब से उसे मानते थे। मैं बोलती हूँ आज हर माँ बाप को, आप बच्चों को ये बता के दीजिए, ये बता के उनका समाधान कीजिए कि आज क्या त्योहार है, क्यों ठंडा खाने को कहा जाता है, क्यों शीतला सप्तमी का त्योहार बनता है। कि भगवान कहते हैं अब ठंडियों के दिन खत्म हो गए, अब से गर्मियां चालू हो जाएगी, तो बंदे अपने आप को, अपनी बॉडी को ठंडा खाने की आदत डालो। वो तुम्हें 4 महीने तुम्हारे पेट के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहुत साइंटिफिक बातों से वो अपने हर त्योहार को, क्यों संक्रांति के टाइम नहीं तिल के लाडू खाए जाते हैं। ठंडी तो उसके पहले भी रहती है दिसंबर में, पर क्यों मकर संक्रांति जनवरी में? क्यों? क्योंकि उस वक्त कैल्शियम जो तिल, जो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, उसको बॉडी में समा लेने की ताकत इन दिनों में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए वो कहते हैं तिल के लाडू खाइए और अपने आप को पूरे साल भर का कैल्शियम अपनी बॉडी में जमा करके रखिए। हमारे हर त्योहारों का महत्व, हर त्योहारों की जरूरत बच्चों को समझाइए, ये बिल्कुल मानेंगे। कीजिए। आप हर क्रिसमस अगर आप सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसके साथ-साथ मकर संक्रांति भी कीजिए। 1 जैन को, 31 दिसंबर को न्यू ईयर करते हैं ना, तो उनके सेलिब्रेशन कीजिए। लेकिन ये मत भूलिए, हमारा नववर्ष गुड़ी पाड़वा के दिन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। उस दिन उसको न्यू ईयर के हिसाब से सेलिब्रेट कीजिए। देखो, खुशी मनाने के तरीके बहुत है। खुश हो जाइए उस दिन 31 दिसंबर को भी, लेकिन नव वर्ष स्थापन करना है, उसको मनाना है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही। हर त्योहार सही है। जब गुड फ्राइडे करते हैं ना आप, तब नवरात्रि भी कर लिया कीजिए, क्योंकि ये हमारा त्योहार है। माँ अम्बे को एक बार तरीके से, दिल से आप चाहिए, उसकी पूजा कीजिए और फिर देखिए आपके गरबा में कितने बड़े रंग होंगे। फिर वो किसी भी गुड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे से कभी भी ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, संस्कृति और सभ्यता, इन 2 चीजों को हम एक समझ रहे हैं। वास्तव में दोनों भी बहुत अलग-अलग चीजें हैं। अब देखिए, संस्कृति का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास है। हमारी सोच, हमारे ग्रंथ, हमारी ऋषि मुनियों ने जो विचारधाराएं बना के रखी है, जो चिंतन कहा गया है, वो होती है वो होती है संस्कृति। और क्या होती है सभ्यता? सभ्यता मतलब हमारा बाहरी जीवन जीने का ढंग बोल दीजिए, हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन, हमारी बोली-चाली, हमारे एटिकेट्स, मैनर्स, ये चीज होती है सभ्यता। मैं और कहूंगी कि सभ्यता के मामले में पाश्चात्य लोग काफी आगे हैं हमारे, और संस्कृति के बारे में हम लोग आगे हैं। तो ये जो हम सभ्यता की वजह से जो नीचे जा रहे हैं, धरातल को छूते जा रहे हैं, बस उसे ऊपर उठना है अपने को, और बहुत अलग, बहुत अच्छा बनना है। आप मुझे बताइए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। पूरी की पूरी दुनिया को, पूरे जो संसार है उसको अपना घर मानने वाले हैं। हम कैसे गलत हो सकते हैं? हमारी सभ्यता कैसे नीचे जा सकती है? आप मुझे बताइए कि राजनीति की कोई भी बुक, दुनिया की कोई भी बुक उठा लीजिए और चाणक्य नीति के सामने रखिए। आपको पता चलेगा कि चाणक्य नीति से बढ़कर कोई दुनिया में बुक हो ही नहीं सकती है। सारे धर्म ग्रंथ उठा लीजिए दुनिया के और उसके सामने सिर्फ गीता रख लीजिए।
कौन आपको सही लगेगा? गीता। अरे गणित तो बहुत आगे बढ़ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन शुरुआत जीरो से हुई है। उसकी खोज कहाँ हुई? भारत में। ये जो फैशन वर्ल्ड के लिए जो पेरिस और इधर उधर अपन जाते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे पड़ते हैं, कौन शुरू किया था? मेनका, उर्वशी, इन अप्सराओं ने। और जिनके ग्रंथ चुराकर आज भी विदेशी गुप्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं ना, वो नागार्जुन भी हमारे भारत में पैदा हुआ है। आज इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है दुनिया में, अगणित, लेकिन हर भाषा की जननी क्या है? संस्कृत। और ये विडंबना है कि भारत में भारत की भाषा संस्कृत को कितने भारतवासी अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नहीं। आज हम जो सोने के गहने ऐसे बना बना कर पहन कर इतर रही है ना पूरी दुनिया, वो सोना व्याड़ी नाम के आदमी ने अथक परिश्रम से उससे मेल्ट करना, उसके गहने बनाना सीखा। आप बोलते हो कि परमाणु बम दुनिया में इसने बनाया, उसने बनाया। अरे बच्चों जागो, अपना महाभारत पढ़ो। आपको उसमें पढ़ोगे तो पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध में ऐसे कितने ही बमों का प्रयोग किया गया है। और लेकिन वो क्या है कि जब हम अपनी संस्कृति, अपनी ग्रंथों को अच्छे से नहीं पढ़ते ना, तब हमको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि हम ये बातें हमारे में पहले हुई है, हमने पहले इसको दुनिया के सामने लाया था। अब वो स्टीफन हॉकिंग जो ये है ना, जिसको ये हुआ, लकवा मारा हुआ है, आई थिंक ही इज पैरालाइज्ड और समथिंग, किसी बीमारी से ग्रस्त है। हम क्या कहते हैं, अरे क्या आदमी है, मतलब अपाहिज है, लेकिन कितने अंतरिक्ष का उसको ज्ञान है। उसे अंतरिक्ष का ज्ञान भले ही हो, लेकिन उसने कही हुई हर बात हमारे हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण में विस्तार से बताई गई है। आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। न्यूटन ने बताया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लेकिन क्या आपको पता है, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य है ना, उन्होंने अपनी लीलावती ग्रंथ में इस आकर्षण शक्ति के बारे में बोला है। हजारों साल पहले लिखा है, पर हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हम ब्रांडिंग करना नहीं जानते हैं। हम अपने आप को प्रूव करना नहीं जानते, इसलिए अब तो मजे की बात करते हैं कि जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात तो आजकल आम हो गई है कि किडनी निकाल दो, उसको उसको पिना दो, उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दो, या फिर हार्ट कर दो। लेकिन आपको पता है, शिव जी ने कितने सालों पहले गणेशा के सिर पर, धड़ पर किसका सिर रखा था? हाथ गजराज का ना। तो ये क्या हुआ? ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही हुआ ना। आज की मेडिकल युग तो इतना अभी तक तरक्की नहीं कर पाया कि किसी के सिर को रख दे धड़ पे। सिर्फ वो तो अंदर की चीजों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यहाँ तो भगवान ने वो रख दिया, पर अपने को क्या लगता है, हाँ, वो तो एक कथा थी। भाई वो कथा है, जरूर है, लेकिन है ना सच्चाई। आज कर रहे हैं ना आप पुष्पक विमान, है कि नहीं? रावण जिसमें सीता को हरने आता है, उस वो पुष्पक विमान तब भी तो था। लेकिन आज हम एरोप्लेन किसने बनाया तो क्या कहेंगे? 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, उससे पहले भी शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई की चौपाटी में 1895 में एरोप्लेन उड़ाया था। पढ़िए, अपनी ग्रंथों को पढ़िए, अपनी भाषा को, अपने ग्रंथों को, अपनी संस्कृति को पढ़िए, क्योंकि इसमें जो है वो शायद और दुनिया की कहीं कहीं कोई किताब, कोई ग्रंथ में नहीं है। एक नहीं, ऐसी हजारों बातें हैं जिस पर आप और हम फक्र कर सकते हैं। पर रिक्वेस्ट क्या है? इसे जानिए, अपनाइए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। ये कपड़े, खाना, ये सब बाहरी व्यक्तित्व को निखारता है, नो डाउट, वो भी कीजिए, खाइए आप, पर लिमिट में। पहनिए अच्छा खाना, घूमिए फिरिए, पर जब कभी भी संस्कृति की बात हो ना, तब ये मत बोलने को हिचकिचाइए कि हाँ मैं भारतवासी हूँ, मैं वो भारतीय हूँ जहाँ की संस्कृति सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध है। कपड़े खाने से हम मॉडर्न नहीं बन सकते हैं, हम मॉडर्न बनेंगे अपने विचारों से,
अरे आप शादी का खर्चा बचा के किसी को पढ़ा दो, तो आप मॉडर्न हो। ये फालतू के शॉप से किसी का घर बसा दो, तो आप मॉडर्न हो। और तो और आते जाते किसी राह चलते राही को मुस्कुरा के देख भी लो ना, बेवजह, बेझिझक, तो भी आप मॉडर्न हो, क्योंकि आपने उसे खुशी दी, आपने उसे पल भर के लिए प्यार दिया, और वो भी बदले में आपको फिर से स्माइल देगा, है कि नहीं? तो स्माइलिंग फेस बना के रहिए, प्यार से रहिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। वो सिर्फ क्रिकेट जीत गए, ओलंपिक में कोई मेडल जीत गए तो हम भारतीय, हम ऐसे, हम वैसे नहीं। हम सचमुच बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट है, और ये फीलिंग को दिल में रखिए, उसको अपनाइए और लोगों को बताइए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ और एंड करना चाहूंगी अपना ये सेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे धर्म परिषद के लिए, और भाइयों और बहनें बताकर उन्होंने पूरा जीत लिया था उधर, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलकर, क्योंकि वहां पे तब ये चीज थी नहीं कि कोई आदमी पूरे, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं ना, तो तब, लेकिन भारत को तब बहुत नीची नजरों से देखा जाता था। तो वहां पे हर देश के ग्रंथ टेबल पे रखे गए थे, जहाँ पे सबसे नीचे था गीता, उसके ऊपर फिर बाकी भी जो जो धर्म ग्रंथ है उनको रखा गया था, और सबसे ऊपर था बाइबल। मैं किसी ग्रंथ या किसी बुक के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, सारे धर्म, सारे सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी एज ए इंडियन होने के नाते कि मेरी गीता उन सबसे ऊपर होनी चाहिए थी। पर ठीक है, नीचे गीता रखी गई थी और बाकी सारी बुक्स ऊपर रखी गए थे, और वहां पे सब लोग स्वामी विवेकानंद को तुच्छ नजरों से देखकर ये बता रहे थे कि देखो तुम्हारी गीता कहाँ पड़ी है, सबसे नीचे पड़ी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का टाइम आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गए, पेशेंस के साथ दिमाग ठंडा रखकर उन्होंने धीरे से नीचे की बुक को निकाल दिया, मतलब अपनी गीता को निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने गीता निकाली, सारी बुक्स गिर गई, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया ना। जैसे ही गीता निकली, सारे बुक्स एक पर एक नीचे गिर गए। स्वामी विवेकानंद बोले, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गीता नींव है, फाउंडेशन है, हर चीज का, हर बात का, जीवन जीने के ढंग का, उसके बाद सब कुछ है। और ये बोलकर उन्होंने अपना भारतीय होने का, भारत के हर बंदे का, हर ग्रंथ का सिर ऊंचा कर दिया था। तो आप भी एक भी मौका ऐसा ना छोड़े कि जहां पर आपको ये सेवा मिले कि हमारी संस्कृति अच्छी है, वो बोलिए, बताइए, और उस हिसाब से चलिए भी। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में बता रही हूँ, कभी वक्त मिला हम एक एक पहलू पे पूरा बात करेंगे। चंदा जी, हेलो। हाँ, राम राम। राम राम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सुन के, और बहुत बातें नई नई सुनने को मिली। मुझे अगर मिली है तो बच्चों को तो बहुत ही मिली होगी। बहुत धन्यवाद मीना। अब थैंक यू। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, जरूर। और हमारी गीता बाल संस्कार की तरफ से रिक्वेस्ट से आप इस सेशन, मतलब इस जूम मीट पर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर से कभी इनवाइट करे तो जरूर आना। और जरूर जरूर चंदा। एज अ सबसे मेंबर पहले मैं इस ग्रुप में एक बात डेली ये आना भी है। बोलना चाहती हूँ आप सबसे कि चंदा मेरी बचपन की सहेली नहीं, मेरी बहन है वो। हमने हमारी परवरिश साथ में हुई है, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि वो आप लोगों के साथ में है। हम लोगों ने सिर्फ उसको 20 साल ही देखा है, जिया है उसके साथ। आज आप उसके साथ है, बहुत ही प्योर सोल है आप। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पूछिए। हाँ
राजू देवी बाहेती के नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया है, आप राम पूछिए। राम। राम राम। मैम क्या हनुमान जी की स्टोरी रियल थी? सब रियल है बेटा, सब रियल है। आप मानोगे ना तो वो सब रियल है। और उसकी आज भी सारी जैसे आप है ना, कभी गूगल करना। अभी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हेलो हेलो चंदा, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। नीलू, इनको फिर से अनम्यूट करो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है बिना तुम्हारी। हाँ। एक मिनट, तुम आंसर दे दो, हो सकता है उधर से कोई डिस्टर्ब आ रहा होगा, इसलिए म्यूट किया। अच्छा अच्छा, तो उसका नाम क्या था चंदा? चंदा, उस बच्ची का नाम क्या था? मेरे हटा दो। बच्चे, आपका नाम क्या है? उस तरफ से डिस्टर्ब आ रहा है। आपका अनम्यूट कर दो, म्यूट है आपका। राम राम, आप वापस रेज हैंड करें जिसका हाँ। क्वेश्चन था। नीलू हैंड रेज है, राजू देवी बाहेती करके है। मैम मेरा नाम प्रज्वल है। हाँ, प्रज्वल, आपको हनुमान चालीसा आती है? हाँ मैम। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है पता है? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, राइट? हाँ मैम। हाँ, तो इस वाक्य को आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, इसका जो कैलकुलेशन होता है ना, वो अभी आज के परिवेश में हमसे जो सूरज भगवान की जो अंतर है ना, बराबर उतना ही है। मतलब उन्होंने ऐसे तो नहीं लिखा ना, सोच समझ के लिखा, और ये हुआ तब उन्होंने ये लिखा ना। तो बिल्कुल हनुमान जी भी होके गए थे, राम जी होके गए थे, गणेशा होके गए थे। बस आप ये मान लीजिए कि वो थे तो वो बिल्कुल रहे। ओके, सुमन पंचल, सुमन जी का करें। मैम हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा, आपका नाम? मैम सुमन। हाँ, बोलो सुमन। हम ऐसे पूछ रहे थे मैम कि पैर छूने से क्या लाभ होता है? पहली बात तो जब आप पैर छूते हैं ना, जो मैंने बताया कि आपका जो ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ जाता है। बट पैर कैसे छूना है? बिल्कुल अपनी इंडियन तरीके से, है ना? ऐसे ही नहीं कि जैसे कृष्णा थोड़े से झुक गए, वैसा नहीं। हमें पूरा बेंड होना है और अपने हाथों को दूसरों के चरणों पे रखना है। मतलब अपना सिर जाएगा नीचे की तरफ, अपना ब्लड जाएगा दिमाग, ब्रेन की तरफ, एंड इट एक्टिवेट्स। ये तो हो गया साइंटिफिक रीजन। और एक रीजन होता है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं ना, इसका मतलब जब हम झुकते हैं ना, तो औरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं, है ना? ये एक हो गया आध्यात्मिक उसका, कि झुकना मतलब ऐसे नहीं कि यार मुझे झुकना पड़ रहा है, नहीं। तुम जब झुकोगे ना तो किसी और के नजरों में बड़े हो जाओगे। ठीक है बेटा? और ये भी बताया जाता है कि कीर्ति बढ़ती है। आपका किसी से अगर झगड़ा हो गया है रात को, तो सुबह अगर आप उससे कोई बोलचाल हो जाती है ना घर में, तो सुबह प्रणाम करने से वो माफी मिल जाती है, तो वो झगड़ा भी नहीं रहता है। यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, और जो भी आप करना चाहते हैं किसी के आशीर्वाद से आपका वो सफल होता है ना। तो और अपने में एनर्जी आती है, ये तो बीना मैम ने बताया ही अभी। तो 4 चीजें बढ़ती है प्रणाम करने से। हमारा माइक म्यूट रहेगा, म्यूट। राम राम मैम। राम राम। जी मैम, आपने जैसा भी हमको बताया कि जो जितने भी बाहर के कैरेक्टर्स हैं, जितने भी सुपर हीरो हैं, हम लोग उनको ज्यादा बड़ा मानते हैं, और अपने बराबर जो देवी देवता हैं उनको हम नहीं मानते हैं इतना ज्यादा। बराबर। तो मैम मैं इसका एक रीजन बताऊं क्या? बताओ।
क्या होता था पहले, जब मैंने कल ही अपना हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बोलो। जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी इंडिया के अंदर, तो वो हाँ, लोग उन्होंने स्कूल सेटअप करे थे, बराबर। ब्रिटिश मिशनरीज ने। तो वहां पे फिर उस टाइम के जो राजा के जो बेटे थे या फिर जितने भी इनके चलन थे, तो वो वहां पे उसी स्कूल में जाके पढ़ते थे। तो उस टाइम बराबर है। पे उनकी परवरिश परवरिश ऐसी कराई जाती थी कि वो ब्रिटिश सिस्टम को ज्यादा बड़ा माने और अपने जो इंडियन सिस्टम है उसको इतना ज्यादा ना माने। बिल्कुल तो ना। उसकी वजह से वो वही चलता आ रहा है है अभी ना, तक। तो वो छोड़ तो गए इंडिया को, लेकिन जी हमको इतना गुलाम बना गए वैचारिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, कि हम आज भी उन्हीं को अनुकरण कर रहे हैं। चलो जी ठीक है, वो थे तब तक उन्होंने किया, उसके बाद तो हम अपना 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 पढ़ सकते थे ना, अपनी चीजों जी को मान सकते थे ना। बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने वैसे किया, लेकिन वो जाके आज कितने साल हो गए बच्चे, पर जी हम 75 आज तक शायद उन्हीं के लगभग। साथ है, उन्हीं की बातें सिखाए हुए पे चल रहे हैं। जी जबकि हमारे पास भरपूर है, परिपूर्ण है, फिर भी तकलीफ इसी बात की है, अगर हमारे पास कुछ नहीं हो और हम किसी से ले, तो अब जैसे तुमने बताया ना, अब तुम मुझे बताओ कि अमेरिका का उदय कब हुआ, ये सबको पता होगा, है ना। वास्को द जी गामा जाता है इंडिया की खोज करने, और वो चला जाता है किसी दूसरे टापू पे, और वो अमेरिका बन जाता है, या अमेरिका नाम हो जाता है वो। कोई बता जी सकता है कि भारत को किसने कहाँ खोजा? क्योंकि कोई बता ही नहीं पाएगा, इतनी महान संस्कृति है हमारी, इतनी पुरानी। इसलिए अपनी चीजों को, अपनी मान्यता को मानो। आज ये बताना पड़ रहा है कि भगवान साक्षात थे। आज हनुमान जी, गणेशा होके गए, ये बोलना पड़ रहा है आपको। और हर बच्चा, आज अब देखना, किसी बच्चे को बोला जाए कि तेरे बर्थडे पे है ना, चल बच्चा तेरे टॉवेल लाना है क्या? मेरे को है ना, तुम एवेंजर्स वाला टॉवेल लाओ, स्पाइडरमैन वाला टॉवेल लाओ। क्यों? क्यों वो गणेशा वाला लाओ, राम जी वाला लाओ? कभी सुना है क्या? वो भी तो सुपर हीरो है ना। चलो तुम्हारी भाषा में वो सुपर हीरो है, तो उनको मानिए। जब वो ऊट पटांग हरकतें कर सकते हैं तो तुमको पसंद आ सकता है, लेकिन अच्छा, वो भी तो दुश्मन से तुमको बचाते हैं, है ना। स्पाइडरमैन की स्टोरी में वही होता है ना, कि वो किसी दुश्मन से बचा रहा है आपको। या फिर वो हैरी पॉटर जादू करके काफी कुछ कर दिया है, या फिर हल्क इतना बड़ा हो जाता है वो इससे निपटने के लिए, थॉमस से। पर भाई राम जी ने भी तो वही किया। रावण, इतना बड़ा रावण, आप उसको कैरेक्टर को उसमें कैरेक्टर में घुसाइए कि वो थेनोस है, रावण है कि नहीं। तो पर हम नहीं मानते क्योंकि वो इंडियन है। ये सिर्फ गलत है, ये विडंबना है। नेक्स्ट। राम राम। राम राम। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में बताया और समझाया। धन्यवाद। मेरा आपसे ये पूछना ये था कि हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चों पे या पूरी भारतीय संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज्यादा बोलबाला होता जा रहा है। तो बराबर। अब आज के संदर्भ में जैसे ये बच्चे हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये भी पाश्चात्य संस्कृति में एकदम से घुलते जा रहे हैं, लाख बराबर है। समझाने से, कहने से। तो इनको अपनी संस्कृति से जुड़ाव या अपनी संस्कृति की तरफ कैसे खींचा जाए, कैसे इनको मतलब अपनी महान संस्कृति के बारे में या भारतीयता के बारे में कैसे समझाएं। जैसे मैं अभी जैसे आपने तरह तरह के अपने त्योहार के बारे में बताया, तो अभी मकर संक्रांति गई, तो जैसे हम घर में बड़े हैं, दादाजी दादी जी, हम सब जो बराबर। बड़े हैं वो जल्दी स्नान करते हैं मकर संक्रांति पे, तेल डालो हाँ, उसमें, गंगा जल डालो। तो बच्चों को ये समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं, न मानते हैं, न सुनते हैं। बराबर। तो ऐसे बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, कैसे उनसे संस्कृति के जुड़ाव करे, छोटी छोटी चीजें वो मानना सीखे, यस, उनका महत्व जरूर। समझे। आपका नाम? राधा सिंगल। हाँ, राधा जी, मैं आपसे एक बात करूंगी अभी।
चूंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं इस गुलामी के दौर में, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चीज जो आपने सवाल किया है ना, आज हर माँ बाप की तकलीफ है। हर एक का बच्चा लेट जगता है, सुबह लेट तक सोता है, किसी अपने भारतीय त्योहारों को मानता नहीं है। तो इसमें हर माँ बाप की ड्यूटी डबल हो जाती है कि एक तो उसकी परवरिश सही हो, और दूसरी उसको हर उस बात का पता हो, हर भारतीय अपने ग्रंथों के, अपने संस्कृति के बारे में पता हो। तो आप उनको साइंटिफिक रीजन दीजिए। आज की पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल है, वो सिर्फ आप ये कर लो इस बात से नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी। उसको प्रैक्टिकली बताइए कि ऐसा क्यों है, और इसके लिए आपकी हेल्प अभी करने के लिए गूगल बाबा भी तैयार है। सिर्फ उनके सवालों को आप जानिए, और किसी भी सवालों को हाँ ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करना चाहिए, ये आंसर मत दीजिए। उसको बिल्कुल, जैसे मैंने मकर संक्रांति का बताया ना, कि तिल इन दिनों में रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम मतलब तिल है, और तिल जब इन दिनों में खाया जाता है तो वो पूरे बॉडी की, तुम्हारी कैल्शियम की पूर्तता करता है। और ये बात जब आप बोलोगे तो वो बच्चा खाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। मेरी बेटी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, और मतलब डॉक्टर हो चुकी है और मास्टर्स करने वाली है, तो हमारा कई दिनों से चल रहा था कि नेचुरोपैथी चलते हैं। पर चूंकि वो ओलियो मतलब डॉक्टर है मेडिकल फील्ड में, तो उन लोगों को पसंद नहीं आता ये चीजें। और हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि हमारी संस्कृति बोलती है कि नेचुरोपैथी से, होम्योपैथ से ठीक हुई है, आयुर्वेद से ठीक हुई है, ना कि ओलियोपैथी से। हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए तो कभी डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है। सर्दी लगी है, हल्दी का दूध पी लो। गले में सर्दी के साथ साथ खराश भी है, ठीक है, हल्दी के साथ अदरक कूट कर उसके साथ 1 चम्मच गाय का घी मिक्स कर दो। इन सब बातों पे हम विश्वास करने वाले। तो कुछ कुछ उसको हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मैंने कहा चलो अपन नेचुरोपैथी चलते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको 2 महीने के बाद तैयार किया, और आज ये हाल है कि मैं उसे पहले हमेशा बोलती थी, उसको साइनस प्रॉब्लम था, कि नाक में घी डाल बच्चे, तेरा सब ठीक हो जाएगा। तो उसने आज तक कभी डाला नहीं है। क्या नहीं जो करते हो तुम आप, इससे कुछ नहीं होता है। और आज जब हम नेचुरोपैथी जाकर आए, उसने जब वो अनुभव किया कि मैं ओलियोपैथी डॉक्टर होने के बावजूद मुझे पता है कि होम्यो ये नेचुरोपैथी से मैं कितनी साफ सुथरी और क्लीन हो गई हूँ अंदर से। वो रोज आने के बाद नाक में घी डालती है, जल नेति करती है, आंखें त्रिफला के पानी से धोती है। इसलिए आपको सुदृढ़ बनना है, आपको सक्षम बनना है, आपको मेहनत लेनी है। तो आप इन चीजों, पहले आप जो बात उन पे बच्चों को बताना चाहते हैं ना, उसका साइंटिफिक रीजन ढूंढिए। उसको वो रीजन देके समझाइए कि तू ये करने से ये त्योहार मनाएगा ना। अब जैसे हम मनाते हैं तीज, बराबर? तीज में लड्डू बने जाते हैं, सत्तू के लड्डू बने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सावन होता है, सावन में बारिश होती है, तब बारिश में इतने सारे कीड़े पनपते हैं। हर चीज मतलब बारिश के चक्कर में हर वो कीड़ा, उनके लिए वो प्रॉपर टाइम होता है बढ़ने का। तो तब आपको पता होगा, तो चौमासा में ये लोग, जैन लोग पत्ती भाजी नहीं खाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसपे कीड़े रहते हैं। तो तब हमारा आता है त्योहार तीज। तो वो बोलते भाई तुम ये नहीं खा सकते हो ना, लो प्योर घी के, देसी घी के लड्डू बना के रख दो, और दिन में एक खा लो, तुम्हारा पूरा दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। हर त्योहार के पीछे रीजन है, आप मानिए, बस और कुछ नहीं। और इसलिए आप परिपूर्ण बनिए, और फिर बच्चों के सारे क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। तो वो अपने आप इस चीज को मानेंगे। जी। और कोई? प्रांजल, हाँ, राम राम। राम राम। हाँ बोलो नमन। मैं आपसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम जब बाहर जाए तो हमें सिर्फ वेस्टर्न फूड खाना भी चाहिए या नहीं? हमें बाहर जाते समय इंडियन फूड खाना चाहिए?
नमन, तुम्हारे क्वेश्चन में ही ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या कर दिया, अब हम बाहर भी जाएंगे और वेस्टर्न फूड भी नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे, है ना? बिल्कुल खाइए, मैंने कहा ना, मना ही उसकी नहीं है। पर कब? अगर आप हफ्ते में 2 बार कहीं चले गए बाहर, तो बाकायदा एक बार सिर्फ सब्जी, फुल्का, दाल, चावल खाइए और एक बार आपके हिसाब से ब्रेड का आइटम, पिज्जा, बर्गर, व्हाटएवर वो खा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आने के बाद गर्म पानी पीना है ना? लेकिन धीरे-धीरे कम करिए। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कलाकार हैं, अगर आप गायक हैं, तो इन लोगों के लिए तो बिल्कुल बाहर का खाना नहीं, मतलब नहीं। वो खाना आपके गले को खराब करेगा अगर आप एक गायक हैं। वो खाना आपके बॉडी स्ट्रेंथ को खराब करेगा अगर आप एक प्लेयर हैं। अगर आप एक कलाकार हैं, आपको वो पेट की तकलीफें चालू कर देगा, आप आपकी कला की तरफ कभी भी कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। इसलिए और कुछ बनना है, तो कुछ तो छोड़ना होगा ना। और आपको किसने कह दिया कि इंडियन खाना अच्छा नहीं होता है? आप इंडियन खाना एक तरफ रखिए, 15 दिन सिर्फ इंडियन खाना खाइए और एक बार 15 दिन सिर्फ वेस्टर्न खाना खाइए, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स एंड ऑल, है ना? और फिर वो 15 दिन ये खाने के बाद आप 2 भाई हो क्या नमन? घर पे कौन-कौन है बेटा तेरे साथ? आपके साथ कोई है भाई-बहन और? हाँ, भाई है कि बहन है आपकी? भाई भाई है। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। तो ऐसे करेंगे कि बड़े भाई को सिर्फ वेस्टर्न खाना खाने बोलेंगे 15 दिन और आप सिर्फ इंडियन खाना खाइए 15 दिन और 16वें दिन आप लोगों के बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, वो एक डॉक्टर बताएगा आपको, है ना? तो जो चीज़ें अपने लिए गलत है, उसे अवॉइड करो। ठीक है, अभी बच्चे हो, समझ नहीं पाओगे ना, तो हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन, बस हो गया, उसके बाद नहीं। ओके बेटा? राम राम बेटा, जल्दी बोलो, टाइम अप हो रहा है। जी राम राम। राम राम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारी जो संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति के बारे में और अच्छा और ज्यादा कैसे जाने? आप कौन से क्लास में पढ़ते हो राम राम? 4 में। 4th में हो, है ना? तो छोटी-छोटी बुक्स पसंद आती हैं? या बड़ी बुक्स हाँ पसंद आती है? छोटी-छोटी बुक्स पसंद आती है ना? हाँ अच्छा, रीडिंग की हैबिट भी लगनी चाहिए ना? तो हाँ। सबसे पहले अपने अपने जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है ना, उनको पढ़ो। छोटी-छोटी बुक्स मिलती है, राम, कृष्ण, गणेशा, हनुमान, चाणक्य पढ़ो, कर्ण को पढ़ो, अर्जुन को पढ़ो। ये जब छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बुक्स पढ़ोगी ना, तब अपने आप तुमको उसमें इंटरेस्ट आएगा। और फिर आप बड़ी बुक्स, आप मम्मी को बोलिए, मेरे बर्थडे पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूरे 12 बुक्स का सेट दे दो, जो ये हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर्स है ना, इनका। ये आध्यात्मिक कैरेक्टर्स है ना, इनका। ये पढ़ोगे ना तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। इतनी छोटी-छोटी कहानियाँ रहती है इसके अंदर कि आपको कभी किसी मूवी की वगैरह ज़रूरत भी नहीं होगी, इतनी प्यारी क कहानियाँ रहती हैं। तो जैसे-जैसे वो पढ़ोगे ना आपको और अच्छा लगेगा और आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करते जाओगे। है ना? दीपक जी बोले। राम राम, दीपक राठी से जो हैं बोले प्लीज। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। टीना जी, मेरा लड़का अभी 10th में है और 11th में मैं उसे एडमिशन करवाना चाहता हूँ एक अच्छी कॉलेज में। मान लीजिए जैसे ध्रुव एकेडमी है, लेकिन वो जी। थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड है। और एक दूसरी स्कूल है जो हमारे लोकल हेड्स हैं, जैसे वेंकटेश्वरा इंग्लिश स्कूल। तो हाँ। उसके फ्यूचर के मद्देनजर मुझे किस स्कूल में उसका एडमिशन कराना चाहिए,
ताकि वो अच्छा, अपनी संस्कृति से भी जुड़ा रहे और उसका एजुकेशन भी अच्छी तरह से चलता रहे। बराबर। तो आपका क्वेश्चन क्या है? कि एक तो वो जैसे आपने बताया कि अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे बच्चा, तो जब हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, तो हम्म, उसका फ्यूचर ध्यान में रखे या वो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, ये चीजों को ध्यान रखे। ये दोनों चीजें एक साथ ही आएगी दीपक जी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फ्यूचर का ध्यान रखोगे तो संस्कृति को छोड़ना ही पड़ेगा, और संस्कृति का ध्यान रखोगे तो फ्यूचर कभी बनेगा ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज अगर हम आज अपने इंडिया की ले बात करें, तो रतन टाटा जो सबसे बड़ा दानशूर आदमी है अपने भारत का, वो अपनी संस्कृति से भी उतना ही जुड़ा है और उतना ही पॉपुलर भी है। उसे उतना ही फेम, उतना ही नाम मिला है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही चीज हो। मैंने जैसे कहा, माँ बाप का रोल सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा वो आप ही की बात सुनेगा, ये बात पक्की है। तो अब आपको कैसे मोल्ड करना है, क्योंकि आप उसके साथ आज 10वीं 11वीं में जा रहा है, मतलब 16-17 साल आप उसके साथ रह चुके हो, तो वो क्या बातों को पसंद करता है और आपकी क्या प्रायोरिटीज है। तो इन दोनों का मैचअप करके कोई एक बीच का रास्ता निकालिए। ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी सुनेगा नहीं, और ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लिए सोचेंगे नहीं। तो एक स्वर्ण मध्य निकालिए और उसके हिसाब से चलिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि संस्कृति मिलेगी तो फ्यूचर नहीं आएगा, और फ्यूचर में अगर बड़ा बन गया तो संस्कृति को साथ लेके नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बीना। थैंक यू अगर चंदा। बच्चों की क्यूरियोसिटी और अगर इस तरफ लग रही है मुझे, तो आगे कभी भी अगर आपको इनवाइट करें तो जरूर उस रिक्वेस्ट को मानना, और जरूर इस बिल्कुल ग्रुप में जुड़े हुए रहना। हर संडे ऐसी क्लासेस होती हैं, तो उसमें अगर रोज आप अगर आ पाए तो जरूर आइए, क्योंकि जरूर। काफी बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो कभी वंदना उसके आंसर अच्छे से दे पाती है, कभी मैं, कभी आप, कभी और कोई। तो जरूर सब जरूर चीज सबको मिलनी चाहिए। हर बच्चे को एक ही मतलब मेंबर से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, तो दूसरों के आंसर से सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि सबके जरूर जरूर। अनुभव, सबका स्वभाव, सबका अलग अलग होता है। चंदा, एक और बात, जो शुरुआत में साक्षी राठी ने गाया था सब कुछ, मैं तब सॉरी बात करना भूल गई थी, पर मन में तभी आया था। बड़ी सुरीली गाती है और बहुत अच्छा गाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, 4:15 से हमारा वो गीता क्लास के बच्चों का बराबर। गीता जी का चालू बिल्कुल होने बिल्कुल वाला है, बिल्कुल। इसलिए आज सेशन यही खत्म करते हैं। यस।